नमस्कार साथियों, सीजीपीएससी सीजी व्यापम एस्पिरेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम छात्रावास प्रबंधन टॉपिक की श्रृंखला को आगे विस्तार देंगे, जहां हम सबसे पहले चर्चा करेंगे छात्रावास प्रवेश समिति पर। किस पर? छात्रावास प्रवेश समिति पर। तो जानते हैं छात्रावास प्रवेश समिति का गठन क्यों किया जाता है। तो छात्रावास प्रवेश समिति का गठन नवीन छात्रों को छात्रावास में प्रवेश की आज्ञा प्रदान करने के लिए छात्रावास प्रवेश समिति का गठन किया जाता है। किस लिए? नवीन छात्रों को छात्रावास में प्रवेश की आज्ञा प्रदान करने के लिए छात्रावास प्रवेश समिति का गठन किया जाता है, क्योंकि सत्र के प्रारंभ में नवीन छात्र छात्रावास में प्रवेश के लिए क्या प्रदान करते हैं? आवेदन प्रदान करते हैं। इन्हीं आवेदन में स्वीकृति प्रदान करने के लिए छात्रावास प्रवेश समिति का गठन किया जाता है। तो चर्चा को आगे विस्तार देते हैं। तो छात्रावास प्रवेश समिति के अंतर्गत दो प्रकार के समिति का गठन किया जाता है, एक आ प्रकार का और एक बा प्रकार के समिति का गठन किया जाता है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम आ प्रकार के समिति पर और जानते हैं इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है। तो आ प्रकार के समिति के अंतर्गत प्रावधान है कि आदिवासी विकास खंडों में, कहा? आदिवासी विकास खंडों में संचालित छात्रावास आश्रम के लिए। किसके लिए? आदिवासी विकास खंडों में संचालित छात्रावास आश्रम के लिए, किंतु जिला मुख्यालय में स्थित संस्था को छोड़कर, अर्थात जिला मुख्यालय के अंतर्गत जो भी छात्रावास और आश्रम आएगा उनको छोड़कर निम्न सदस्यों की एक छात्रावास समिति का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। किसके लिए? आदिवासी विकास खंड में संचालित छात्रावास आश्रम के लिए क्या किया जाएगा? एक छात्रावास समिति का गठन किया जाएगा। अब समिति का गठन किया गया है, कौन सी समिति का? छात्रावास समिति का। तो अब जानने का प्रयास करते हैं छात्रावास समिति के क्या कार्य होंगे। तो चर्चा करते हैं इस समिति के कार्य पर। तो इस समिति का कार्य होता है नवीन छात्रों को, किसको? नवीन छात्रों को प्रवेश की आज्ञा प्रदान करना, अर्थात सत्र के प्रारंभ में जो भी नवीन छात्र छात्रावास में प्रवेश के लिए आवेदन प्रदान करेंगे, उसके लिए आज्ञा प्रदान करने का कार्य किसका होता है? छात्रावास समिति का होता है। फिर अगला कार्य क्या होता है? छात्रावास पर सामान्य नियंत्रण करना। क्या करना? छात्रावास पर सामान्य नियंत्रण एवं पर्यवेक्षक की भूमिका अदा करना भी छात्रावास समिति का कार्य होता है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब चर्चा किस पर करेंगे? आदिवासी विकास खंड में संचालित छात्रावास आश्रम के लिए जो छात्रावास समिति का गठन किया गया है उसकी संरचना कैसी होती है। तो अब चर्चा हम किस पर करेंगे? इस समिति की संरचना पर। किस पर चर्चा करेंगे? इस समिति की संरचना पर हम चर्चा करेंगे। तो कोई भी समिति होती है तो उसका क्या होता है? संरचना होता है। तो समिति की संरचना में क्या होगा? एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष। तो अब जानते हैं इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो इस समिति का अध्यक्ष होता है अध्यक्ष शिक्षा समिति जनपद पंचायत। कौन? अध्यक्ष शिक्षा समिति जनपद पंचायत इस समिति का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। उसके बाद सदस्य के रूप में इस समिति में कौन होते हैं? विकास खंड मुख्यालय पर स्थित, कहां पर? विकास खंड मुख्यालय पर स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठ प्राचार्य। कहां पर? विकास खंड मुख्यालय पर स्थित उच्च माध्यमिक के वरिष्ठ प्राचार्य इस समिति के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। फिर चर्चा करते हैं अगले सदस्य पर। तो इस समिति के अंतर्गत क्षेत्रीय विधायक द्वारा, किसके द्वारा? क्षेत्रीय विधायक द्वारा प्रतिनिधि भी इस समिति का क्या होगा? सदस्य होगा। अर्थात उस क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक द्वारा एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, वह उस समिति का क्या होता है? सदस्य होता है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं सदस्य सचिव पर। तो इस समिति का सदस्य सचिव होता है विकास खंड शिक्षा अधिकारी। कौन होता है? विकास खंड शिक्षा अधिकारी इस समिति का सदस्य सचिव होता है। तो हमने किस पर चर्चा कर लिया पूरे तरीके से? आदिवासी विकास खंड में संचालित छात्रावास आश्रम के लिए छात्रावास समिति पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा कर लिया। अब चलते हैं अगले प्रकार पर। किस पर चर्चा करते हैं? अगले प्रकार पर, जहां हम जानेंगे बा प्रकार पर क्या प्रावधान है। तो बा प्रकार के अंतर्गत आदिवासी विकास खंड से बाहर, यहां पर प्रावधान है आदिवासी विकास खंड से बाहर स्थित अन्य छात्रावास एवं आश्रम एवं क्या है यहां पर? जिला मुख्यालय में स्थित संस्थाओं के लिए, अर्थात जिला मुख्यालय के अंतर्गत जो भी छात्रावास और क्या होगा? आश्रम होगा, उनके लिए क्या किया जाएगा? निम्न सदस्यों की एक छात्रावास समिति का गठन किया जाएगा। किसका? एक निम्न सदस्यीय छात्रावास समिति का गठन किया जाएगा। किसके लिए? आदिवासी विकास खंड से बाहर स्थित आश्रम एवं किसके लिए? छात्रावास तथा जिला मुख्यालय में स्थित संस्थाओं के लिए एक छात्रावास समिति का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। किसका? छात्रावास समिति का गठन किया जाएगा। तो अब छात्रावास समिति का गठन किया जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ कार्य होगा। कोई भी समिति का गठन किया जाता है तो उसका क्या होता है? कार्य होता है। तो जानते हैं इस समिति का कार्य क्या होगा। तो इस समिति का कार्य होता है नवीन छात्रों को, किसको? नवीन छात्रों को प्रवेश की आज्ञा प्रदान करना, अर्थात सत्र के प्रारंभ में जो भी नवीन छात्र छात्रावास में प्रवेश के लिए
आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उन आवेदनों पर स्वीकृति प्रदान करने का कार्य किसका होगा? छात्रावास समिति का होगा। और अगला कार्य क्या होता है? छात्रावास पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करना। क्या होता है? जो भी छात्रावास होते हैं उस पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करने का कार्य किसका होता है? छात्रावास समिति का होता है। अब चर्चा को आगे विस्तार देंगे, जहां हम जानने का प्रयास करेंगे आदिवासी विकास खंड से बाहर स्थित या अन्य छात्रावास और जिला मुख्यालय पर स्थित संस्थाओं के लिए जो छात्रावास समिति का गठन किया जाता है उसकी संरचना कैसे होती है। तो अब चर्चा किसमें करेंगे? इस समिति की संरचना पर। किस पर करेंगे? संरचना पर। तो संरचना के अंतर्गत क्या होगा? एक अध्यक्ष होता है। कोई भी समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो अब जानने का प्रयास करते हैं इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो इस समिति का अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर। कौन होता है? जिला कलेक्टर या जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रतिनिधि। यहां तो क्या होगा बताइएगा? अध्यक्ष कौन हो सकता है? जिला कलेक्टर या उसके द्वारा नामांकित कोई भी प्रतिनिधि क्या होगा? इस समिति का अध्यक्ष होगा। अब चर्चा करते हैं यहां पर सदस्य कौन होंगे। तो सदस्य कौन होता है? अध्यक्ष शिक्षा समिति का। अध्यक्ष शिक्षा समिति जिला पंचायत इस समिति का क्या होगा? सदस्य होगा। फिर अगले सदस्य पर चर्चा करते हैं। तो अगले सदस्य के अंतर्गत क्या होता है? जिला कलेक्टर द्वारा। किसके द्वारा? जिला कलेक्टर द्वारा चयनित। क्या होता है? चयन किया गया अनुसूचित जाति। कौन से जनजाति का? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के एक एक विधायक, अर्थात अनुसूचित जाति और जनजाति के एक एक विधायक इस समिति के क्या होंगे? सदस्य होंगे। फिर चर्चा करते हैं अगले सदस्य पर। तो अगले सदस्य के रूप में क्या होता है? जिला शिक्षा अधिकारी भी इस समिति का क्या होता है? सदस्य होता है। क्या होता है? सदस्य होता है। अब चर्चा किस पर करते हैं? सदस्य सचिव पर। तो सदस्य सचिव के रूप में कौन रहता है इस समिति में? सहायक आयुक्त आदिवासी विकास। कौन? सहायक आयुक्त आदिवासी विकास इस समिति का क्या होगा? सदस्य सचिव होगा। तो ये समिति पर हमने क्या कर लिया? चर्चा कर लिया दोनों समिति पर। अब यहां पर एक टिप्पणी है, उसको आपको समझना है। क्या है? यहां पर एक टिप्पणी दिया गया है जहां का प्रावधान है आवेदित संख्या। किसकी बात की गई है? आवेदित संख्या छात्रावास के लिए निर्धारित सीटों से कम हो। अर्थात जो भी आवेदन करने वाले क्या है? छात्र हैं, वो छात्रावास के निर्धारित सीटों से क्या हुआ है? कम आवेदन प्राप्त हुआ है। तो सहायक आयुक्त। कौन? सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा। किसके द्वारा? विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। तो यहां पर क्या बताया गया है? प्रावधान के अंतर्गत अगर कोई भी छात्रावास में क्या होता है? जितने भी सीट है उनसे क्या होते हैं? कम आवेदन प्राप्त होते हैं। तो उन परिस्थितियों पर कौन प्रवेश देगा? सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा क्या दिया जाएगा? प्रवेश दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में किसको बैठक नहीं किया जाएगा? छात्रावास समिति का क्या नहीं? बैठक बुलाना आवश्यक नहीं होगा। तो समझ पाए? तो यहां पर क्या है? जो भी सीट है उस सीट में क्या हो रहा है? उस सीट से कम क्या हो रहा है? हमको आवेदन प्राप्त हो रहा है। तो इसका प्रवेश कौन देगा? सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। यहां पर ऐसी अवस्था में क्या नहीं होगा? छात्रावास समिति का बैठक बुलाना आवश्यक नहीं होगा। तो चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। अब चर्चा किसमें करते हैं? छात्रावास प्रवेश की प्रक्रिया पर। किस पर? छात्रावास में प्रवेश की प्रक्रिया पर क्या करते हैं? चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले पॉइंट में हम चर्चा करते हैं कि यहां पर बताया गया है प्रतिवर्ष शिक्षण सत्र के प्रारंभ होने की तिथि से छात्रावास प्रारंभ किया जाएगा। अर्थात यहां पर प्रावधान है कि जैसे ही शिक्षण सत्र क्या होगा? प्रारंभ होगा, उसी तिथि से छात्रावास क्या किया जाएगा? प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, समझ पाए? अर्थात शिक्षण सत्र जैसे ही चालू होगा वैसे ही छात्रावास क्या किया जाएगा? प्रारंभ किया जाएगा। और दूसरा कंडीशन देखते हैं, छात्रावास में प्रवेश केवल एक शिक्षण सत्र के लिए होगा। अर्थात जो भी छात्र क्या होगा? प्रवेश लेगा, वो एक शिक्षण सत्र के लिए ही छात्रावास में क्या पाएगा? प्रवेश प्राप्त किया जाएगा। फिर तीसरे पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं, प्रवेश पाने के लिए। किसके लिए? प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि प्रतिवर्ष। अर्थात जो भी छात्रावास में प्रवेश प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सहायक आयुक्त द्वारा। किसके द्वारा? सहायक आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाएगी। अर्थात छात्रावास में जो भी छात्र क्या लेंगे? प्रवेश लेंगे, उसकी अंतिम तिथि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? सहायक आयुक्त द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सहायक आयुक्त द्वारा किया जाता है। लेकिन एक कंडीशन बनता है। क्या बनता है? एक कंडीशन होता है। तो मैं क्या लिखाऊं? अगर लिखाऊं। क्या लिखाऊं? अगर। छात्रावास में क्या हो जाता है? छात्रावास में अंतिम तिथि के स्थिति में भी क्या होता है? फॉर्म भरने के अंतिम तिथि निकल जाने की स्थिति में भी क्या होता है? छात्रावास में स्थान क्या है? रिक्त है। क्या है? स्थान रिक्त है। जैसे क्या बताया गया? मैंने आपको बताया कि छात्रावास में प्रवेश लेने की क्या होती है? अंतिम तिथि का निर्धारण कौन करेगा? सहायक आयुक्त द्वारा निर्धारण किया जाएगा। अर्थात अंतिम तिथि
का क्या हो जाने के, समाप्त हो जाने के बावजूद भी छात्रावास में क्या है, आश्रम में क्या है, रिक्त स्थान होने की स्थिति में जो छात्र विलंब से क्या किया है, आवेदन प्रस्तुत किया है, अगर कोई छात्र विलंब से क्या होता है, आवेदन करने की तिथि के बाद भी क्या किया है, छात्रावास में प्रवेश के लिए आवेदन किया गया है, तो उनको विशेष अनुमति दिए जाने का अधिकार क्या होता है, उसको विशेष अनुमति दिए जाने का अधिकार किसका होता है, सहायक आयुक्त का होता है। किसका होगा, सहायक आयुक्त या विकास खंड शिक्षा अधिकारी का होगा। किसका होगा, विकास खंड शिक्षा अधिकारी का होगा। तो एक बार और समझने का प्रयास करिएगा। तो यहां पर प्रवेश पाने के प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि किसके द्वारा निर्धारण किया जाएगा, सहायक आयुक्त द्वारा निर्धारण किया जाएगा। अगर क्या होता है, अंतिम तिथि के बाद भी क्या होता है, छात्रावास में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, तो विलंब से जो आवेदन प्राप्त हुआ रहता है, जो छात्र विलंब से क्या होते हैं, छात्रावास में प्रवेश के लिए क्या करते हैं, आवेदन प्रदान करते हैं, उनको विशेष अनुमति जारी करने का अधिकार किसका होगा, सहायक आयुक्त का होगा और विकास खंड शिक्षा अधिकारी का होगा। क्लियर हो गया। तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब प्रधान चौथा पर चर्चा करते हैं। छात्रावास में प्रवेश हेतु छात्र को किसी भी स्थानीय संस्था में क्या करना पड़ेगा, प्रविष्ट होना पड़ेगा। अगर कोई भी छात्र को छात्रावास में क्या करना है, प्रवेश लेना है, तो उसे किसी भी स्थानीय संस्था पर क्या करना पड़ेगा, प्रवेश लेना होगा। क्या होगा, स्थानीय शिक्षण संस्था में क्या होगा, प्रवेश लेना होगा। अगर ये स्थानीय शिक्षण संस्था में प्रवेश नहीं लेता तो ऐसे छात्रों को छात्रावास में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। क्लियर रहेगा, सीधी बात, नो बकवास। चलते हैं आगे, चर्चा करते हैं। तो यहां पर क्या होते हैं, प्रवेश, अगला चर्चा किस पर करते हैं, प्रवेश हेतु आवेदन की प्रक्रिया पर। किस पर, प्रवेश हेतु आवेदन की प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं। तो यहां पर प्रवेश की प्रक्रिया दो प्रकार से हो सकती है। कितने प्रकार से हो सकती है, दो प्रकार से हो सकती है। जैसे क्या होते हैं, पुराने छात्र क्या होते हैं, पुराने छात्र फिर से क्या लेंगे, प्रवेश लेंगे, और एक होता है नए छात्र भी क्या लेते हैं, संस्था में हर साल प्रवेश लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नए छात्रों के लिए क्या है प्रवेश की प्रक्रिया। किसके लिए, नए छात्रों के लिए। तो नए छात्रों के लिए प्रवेश हेतु क्या करना पड़ता है, एक निर्धारित प्रपत्र में अंतिम तिथि से पूर्व, किससे, एक निर्धारित प्रपत्र, एक ठोक आपको फॉर्म दे देंगे, उस प्रपत्र में आपको क्या करना होगा, जानकारी को क्या करना होगा, भरना होगा, और उसे अंतिम तिथि से पूर्व किसके पास, अधीक्षक के पास प्रस्तुत करना होगा। तो नवीन छात्रों को क्या करना होगा कि एक आवेदन पत्र होता है, क्या होता है, निर्धारित प्रारूप का आवेदन पत्र होता है, जिसे अंतिम तिथि से पूर्व किसके पास प्रस्तुत करने पड़ेगा, जब आप अधीक्षक बन जाएंगे तो आपके सामने क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो नवीन छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया समझ पाए, आप निश्चिंत रहिएगा, इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा ये जो हौच पौच हो रहा है उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, इसका पीडीएफ मैं आपको तुरंत टेलीग्राम में जैसे वीडियो अपलोड होगा मैं आपको क्या कर दूंगा, प्रदान कर दूंगा। तो समझ पाए नवीन छात्रों के लिए। अब उसके बाद क्या होते हैं, पुराने छात्र होते हैं। कौन होते हैं, पुराने छात्र होते हैं, अर्थात जो क्या हुए हैं, फर्स्ट ईयर में आए थे मान लीजिएगा, अब क्या हो गया, फर्स्ट ईयर पास करके क्या कर लिए, सेकंड ईयर में चले गए, तो सेकंड ईयर में भी तो वो कहां रहेंगे, छात्रावास में रहेंगे। तो वैसे छात्र, पुराने छात्र प्रवेश के लिए क्या करेंगे, नवीनीकरण प्रक्रिया का पालन करेंगे। यहां पर क्या किया जाएगा, नवीनीकरण करवाया जाएगा। जो पुराने साल क्या लिए थे, एडमिशन लिए थे, वो क्या करेंगे, नवीनीकरण कराएंगे। तो नवीनीकरण हेतु क्या करेंगे समझिएगा, तो नवीनीकरण हेतु क्या करेंगे, पुराने छात्र सादे कागज पर क्या करेंगे, आवेदन पत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सादे कागज पर आवेदन पत्र लिखेंगे, और केवल गत वर्ष का परीक्षा परिणाम की छाया कॉपी क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। अर्थात नवीकरण के हेतु क्या करेंगे, एक ठो पन्ना लेना भैया, आप लोग छात्रावास में रहते रहेंगे, एक पन्ना लेंगे, उसमें आवेदन लिखेंगे, श्रीमान अध्यक्ष जी मुझे अगले साल के प्रवेश की क्या कीजिए, अनुमति प्रदान कीजिए, और उसके साथ आप क्या लगाएंगे कि मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में था, पास हो गया, तो अब मेरे को क्या करना है, इस छात्रावास में फिर से प्रवेश की अनुमति प्रदान करें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केवल गत वर्ष का परीक्षा परिणाम की छाया प्रस्तुति, छाया कॉपी क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करेगा। अब यहां पर अधीक्षक की भूमिका आ जाती है। फिर ये सब तो क्या कर दिए, नवीनीकरण हेतु क्या कर दिए, फॉर्म प्रस्तुत कर दिए। तो यहां पर क्या प्रावधान है कि नए शिक्षण सत्र में, किसमें, नए शिक्षण सत्र में प्रवेश का नवीनीकरण छात्रावास अधीक्षक द्वारा स्वतः किया जाएगा। किसके द्वारा, छात्रावास अधीक्षक द्वारा स्वतः किया जाएगा। अर्थात जो पुराने छात्र नवीनीकरण के लिए क्या करेंगे, फॉर्म प्रस्तुत करेंगे, अर्थात आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उसका नवीनीकरण किसके द्वारा किया जाएगा, छात्रावास अधीक्षक द्वारा स्वतः किया जाएगा। फिर इसके क्या करेंगे, अब तो स्वतः कर दिया, फिर इसकी औपचारिक अनुमोदन किसका, जो प्रवेश नवीनीकरण किया है उसका औपचारिक अनुमोदन किसके द्वारा, सहायक आयुक्त या विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा बाद में करेगा। पहले तो वो क्या कर देगा, नवीनीकरण को स्वतः क्या कर देगा, आज्ञा प्रदान कर देगा, स्वयं क्या होगा, अधीक्षक स्वतः ही आज्ञा प्रदान करेगा। फिर इसका औपचारिक अनुमोदन किसके द्वारा कराएगा, सहायक आयुक्त या विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा बाद में इससे क्या करेगा, औपचारिक
अनुमोदन करवाएगा। क्लियर हो गया? तो चलते हैं अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर सॉरी, थोड़ा सा सर्दी है, बहुत तेज सर्दी है ना, 2 मिनट रुकेगा। ठीक, शादी गया हुआ था, शादी तो दोस्त अभी एंजॉय कर रहा होगा, इधर हम दूसरे प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। ठीक है, थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं, बीच में बाधाएं हैं। ठीक है, बाधाओं को चीरते हुए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम चर्चा किस पर करेंगे? छात्रावास में एक बार प्रवेश, प्रथम बार प्रवेश पाने के लिए, किसके लिए? सॉरी, प्रथम बार प्रवेश पाने के लिए क्या करना होगा? अगर कोई भी छात्र है, उसे छात्रावास में प्रथम बार प्रवेश पाने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरना होगा? तो ये मैं फ्लो चार्ट बनाया हूं, आप आसानी से समझ पाएंगे। तो भैया आप छात्र होंगे, मान लीजिएगा आप छात्र रहे होंगे, अभी अधीक्षक बनने वाले होंगे, तो आपको छात्रावास में प्रवेश करना होगा। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले निर्धारित प्रारूप में क्या करेंगे? आवेदन प्रस्तुत करेंगे। क्या करेंगे? आवेदन प्रस्तुत करेंगे। ए दे मोर आवेदन पत्र है करके। ठीक है, तो आवेदन पत्र के साथ आपको कुछ ना कुछ तो छाया कापी क्या करना होगा? प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ कुछ ना कुछ तो आपको क्या करना होगा? छाया कापी प्रस्तुत करना होगा। तो क्या करना होगा? गत वर्ष के प्राप्तांकों का अंक सूची प्रदान करना होगा कि भैया हाँ मैं इतना इतना अंक प्राप्त किया हूं, इसको आपको बताना पड़ेगा। फिर आपको क्या देना पड़ेगा? उत्तम आचरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, अर्थात मैं एकदम चरित्रवान व्यक्ति हूं करके आपको बताना पड़ेगा। उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा? जाति प्रमाण पत्र की छाया कापी प्रस्तुत करना होगा। क्या करना होगा? छाया कापी। तो प्रथम बार प्रवेश के लिए आपको क्या क्या प्रक्रिया करना होता है छात्र को? तो निर्धारित प्रारूप में क्या करना पड़ता है? आवेदन पत्र प्राप्त प्रदान करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है? गत वर्ष की अंक सूचियों की गत परीक्षा में प्राप्त अंकों की अंक सूची। उसके बाद होता है उत्तम चरित्र, उत्तम आचरण प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र का छाया कापी क्या करना होगा? प्रस्तुत करना होगा। लेकिन एक ठोक नोट याद रखिएगा, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये नोट आपके लिए बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो ये नोट क्या कह रहा है बताइएगा? यहां पर प्रावधान है निवास स्थल से, किससे? निवास स्थल से 3 किलोमीटर की परिधि में शैक्षणिक संस्था संचालित न होने का भी क्या देना होगा? प्रमाण पत्र देना होगा कि आप जो भी छात्र हैं, समझेगा, जो भी छात्र है उसको एक प्रमाण पत्र देना होगा कि मेरे निवास स्थल से, अर्थात मैं कहां रह रहा हूं? सिहावा में रहता हूं। मैं कहां रहता हूं? मैं स्वयं सिहावा में रहता हूं। तो सिहावा में मेरे 3 किलोमीटर के परिधि में क्या है? मेरे 3 किलोमीटर की परिधि में कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं है, इसका मेरे को प्रमाण देना होगा, तभी मेरे को क्या होगा? छात्रावास में प्रवेश की आज्ञा प्राप्त होगी। तो आप समझ पाए, निवास स्थल से 3 किलोमीटर सॉरी 3 किलोमीटर की परिधि में शैक्षणिक संस्था का संचालन न होने का हमको क्या करना पड़ेगा? छात्र को प्रमाण भी क्या देना होगा? प्रस्तुत करना होगा। तो क्लियर हो गए हैं आपको? ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर, चर्चा को बढ़ाते हैं। तो आगे में देते हैं, चर्चा करते हैं प्रवेश के लिए मापदंड पर। किस पर चर्चा करते हैं? प्रवेश के लिए मापदंड पर। किस पर चर्चा करेंगे? प्रवेश के लिए मापदंड पर। तो छात्रावास में कहा, छात्रावास आश्रम में प्रवेश हेतु आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो किसको? छात्रावास में प्रवेश हेतु निम्न आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। किनको दी जाएगी? छात्रों को क्या दी जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। तो छात्रावास में कोई भी क्या करता है? प्रवेश हेतु क्या करता है? आवेदन पत्र के करता है। तो उनमें सबसे पहले किनको प्राथमिकता जाएगी? निम्न छात्रों को क्या दी जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। तो पहला क्या होगा? जिनके निवास ग्राम से 3 किलोमीटर की परिधि में, अर्थात मैं एक छात्र हूं, मान लीजिएगा मेरा नाम क्या है? XYZ है। क्या है? XYZ है। और मेरा निवास स्थान क्या है? सिहावा है। क्या है? सिहावा है। तो मेरे निवास स्थान से 3 किलोमीटर की परिधि में क्या नहीं होना चाहिए? उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं होना चाहिए, हाई स्कूल माध्यमिक शाला। ऐसा आपकी किस में दिया गया है? नोट्स में क्या दिया गया है? जो हॉस्टल वार्डनों को क्या प्रदान किया जाता है? प्रतिवेदन प्रदान किया जाता है, उसमें यही लिखा हुआ है कि जिन छात्रों के निवास ग्राम से 3 किलोमीटर की परिधि में उच्च माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल अर्थात प्राथमिक स्कूल का क्या नहीं हो रहा है? संचालन नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? संचालन नहीं हो रहा है। उन छात्रों को क्या दिया जाएगा? पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। तो पहले प्राथमिकता किसको दिया जाएगा? कि जिन छात्रों के निवास स्थल से 3 किलोमीटर की परिधि में उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक शाला, हाई स्कूल माध्यमिक शाला और क्या होगा? प्राथमिक शाला संचालित नहीं हो रही है, उनको पहला प्राथमिकता दिया जाएगा। अब यहां पर नोट डाल दिया हूं मैं। क्या डाला हूं? नोट डाला हूं। अब नोट में क्या डाला हूं कि भी महाविद्यालयों के लिए यह दायरा क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। किसके लिए? महाविद्यालयीन छात्रों के लिए यह दायरा क्या हो जाता है? बंधन क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो महाविद्यालयीन छात्रों के लिए, किसके लिए पहले बोल रहा हूं? छात्रों के लिए। तो छात्रों के लिए क्या होना चाहिए? 8 किलोमीटर के दायरे में। क्या नहीं होना चाहिए? 8 किलोमीटर के दायरे में महाविद्यालय नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? महाविद्यालय नहीं होगा तो उन्हें पहला क्या दिया जाएगा? प्राथमिकता दी जाएगा। और छात्राओं के लिए क्या है यह बंधन?
5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर के अंतर्गत क्या नहीं होगा, किसी भी गांव के अंतर्गत 5 किलोमीटर के अंतर्गत क्या नहीं है, महाविद्यालय नहीं है, तो उन छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश के लिए क्या दिया जाएगा, पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। तो ये प्राथमिकता पर हमने चर्चा कर लिया। अब चर्चा करते हैं, ये क्या है, छात्र है, कोई भी क्या है, छात्र है। अब आगे को चर्चा को बढ़ाते हैं, कोई भी छात्र है, तो छात्र क्या क्या हो गया भाई, ये 3 किलोमीटर का दायरा है, और क्या है बताइएगा, किसके लिए है, 3 किलोमीटर का दायरा है। और महाविद्यालय के लिए कितना किलोमीटर का दायरा है, हमने चर्चा किया, ये छात्रों के लिए 8 किलोमीटर है, और क्या है, छात्राओं के लिए कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। अब ये दायरा को क्या आप बता दिए, कोई भी छात्र बता दिया, हाउ गुरुजी, हाउ छात्रावास अधीक्षक, मोर तो भैया कहा नहीं है करके, 3 किलोमीटर के दायरा में कहा नहीं है, मोर लड़का के स्कूल नहीं है, तेला एडमिशन दे दे। वैसने बता दिया, कौन बता दी, कोई काकरो दादा दाई मनई से, और बता दी हमार स्कूल हमार गांव कर भैया 8 किलोमीटर और 5 किलोमीटर में कोनो महाविद्यालय नहीं है, तो मोर लड़का ला का करबे, तो छात्रावास में एडमिशन देबे। तो ऐसा कंडीशन में का हुई, छात्रावास बोली ही, अधीक्षक का बोली बाबू सुन लगा, ते है ना एक ठो का करके ला, प्रमाण पत्र बना के ला, का कर कि तोर निवास स्थल ले 3 किलोमीटर दूर में का नहीं है, छात्रावास नहीं है करके, और का नहीं है 8 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के दूर में का नहीं है, महाविद्यालय नहीं है। तो इस प्रकार का क्या कहने जाएगा, प्रमाण पत्र बनाने के लिए बोलेगा। तो ये प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, छात्र निवास ग्राम से निर्धारित दूरी पर, क्या निवास ग्राम से निर्धारित दूरी पर शाला संचालित ना होने का, किसका, शाला संचालित नहीं होने का क्या करेगा, प्रमाण प्रस्तुत करेगा। क्या करेगा, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। अब ये प्रमाण पत्र कौन दी, तो भैया गांव के पूर्व सरपंच जैसे कौन है, सरपंच और पंच बनाए जाते हैं, उनके द्वारा दिया जाता है। तो यह प्रमाण कौन करेगा कि भैया ये लड़का है, कोई भी लड़का है, उसके 3 किलोमीटर दूर और क्या 5 और 8 किलोमीटर के दायरे में स्कूल और महाविद्यालय नहीं है, उसको प्रमाणित कौन करेगा, उस गांव का कौन करेगा, सरपंच करेगा। कौन करेगा, सरपंच है। और सरपंच एक ठोक प्रपत्र में लिख के देगा कि हमारे गांव के फलाना नाम के लड़का के पास फलाना नाम का लड़का है, और हमारे गांव से 3 किलोमीटर में क्या नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, अर्थात और 5 किलोमीटर और 8 किलोमीटर के दायरे में क्या नहीं है, महाविद्यालय नहीं है, हम प्रमाणित करते हैं। और जैसे ही प्रमाणित हो गया तो इसका भौतिक सत्यापन, ये प्रमाण पत्र का भौतिक सत्यापन कौन करेगा, आप जब अधीक्षक बन जाओगे तो ये लड़का लोग क्या करके लाएंगे, जो भी क्या बना के लाएंगे, प्रमाण लाएंगे। सुनिएगा, क्या ला के लाएंगे, प्रमाण लाकर लाएंगे। उसे किसको देंगे, आपको देंगे। तो आप उसका क्या करोगे, भौतिक सत्यापन करोगे, किसके द्वारा, छात्रावास अधीक्षक बनोगे ना भाई, छात्रावास अधीक्षक बनोगे तो उसका क्या करोगे, आप भौतिक सत्यापन करोगे। और जैसे ही भौतिक सत्यापन होगा तो इसको आप किसके सामने करोगे, प्रवेश समिति के सामने प्रस्तुत करेगा। कौन करता है, अधीक्षक इसको प्रवेश समिति के सामने क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। ये हो गया एक कंडीशन। अब चर्चा करते हैं दूसरे कंडीशन पर चर्चा करते हैं, जहां पर प्रावधान क्या है उस पर चर्चा करते हैं। तो दूसरा क्या है, जिला एवं विकास खंड मुख्यालय पर, कहां पर बात कर रहा हूं, जिला एवं विकास खंड मुख्यालय पर संचालित सभी प्री मैट्रिक, कौन सा बोल रहा हूं, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में प्रवेश का मुख्य मापदंड क्या होगा, मेरिट लिस्ट होगा। तो समझिएगा, यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, जिला और विकास खंड मुख्यालय, किसकी बात कर रहा हूं, जिला और विकास खंड मुख्यालय में जितने भी क्या होंगे, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का क्या हो रहा है, संचालन हो रहा है। तो उसमें प्रवेश का मापदंड क्या है, मुख्य मापदंड है मेरिट लिस्ट है। तो मेरिट लिस्ट के आधार पर कहां होगा, जिला और विकास खंड में जो भी छात्र छात्र आएंगे उनका क्या होगा, प्रवेश होगा। तो प्रवेश के लिए भैया मेरिट लिस्ट है। तो जिला स्तर में क्या किया गया है, एक न्यूनतम कैटेगरी निर्धारण किया गया है। तो जिला स्तर में क्या बोला गया है कि जिला स्तरीय छात्रों को जिला स्तरीय छात्रावास में विगत 55%, अर्थात जिला स्तरीय छात्रावास के लिए क्या है, विगत परीक्षा में 55% तथा विकास खंड स्तरीय छात्रावास में विगत परीक्षाओं में कितना, 50% अंक से अगर कोई भी लड़का क्या होता है, कम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। किसकी पात्रता नहीं होगी, प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। तो आपको कभी भी क्या होता है, कोई भी लड़का है, समझेगा, कोई भी लड़का है, उसे कहां लेना है, जिला स्तरीय छात्रावास में प्रवेश लेना है तो उसे कितना प्रतिशत लाना होगा, 55% अंक प्राप्त करना होगा। और विकास खंड स्तर में छात्रावास को कितना, 50% अंक से अधिक प्राप्त करना होगा। अगर इससे नीचे कोई भी छात्र वहां पर प्रवेश के लिए जाता है तो वह प्रवेश के पात्र नहीं होगा। यह प्रावधान है। क्लियर रहेगा आप लोगों को, हाउ बोलिएगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्रिटिकल है, लेकिन मैं इसे आसान भाषा में समझाने का आपको क्या कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो चलते हैं आगे की चर्चा को और बढ़ाते हैं। ठीक, अब जानते हैं, अब यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, कोई भी गत वर्ष में, कहा, गत वर्ष में प्रवेशित छात्रों को
निम्न आधार पर प्रवेश की आज्ञा प्रदान नहीं की जाएगी। जैसे ये डोरेमोन था, क्या था मान लीजिएगा, डोरेमोन था, और ये क्या है, निंजा हथौड़ी है, और निंजा हथौड़ी और डोरेमोन क्या होते थे, गत वर्ष में क्या होते थे, एक्स एक्स क्या होते हैं, छात्रावास में क्या करते थे, पढ़ाई करते थे, एक्स एक्स छात्रावास में क्या करते थे, पढ़ाई करते थे। अब उनको निम्न आधार पर अगले साल क्या नहीं देंगे, नहीं देंगे, बोल दिए, पढ़ा नहीं एडमिशन देंगे, किसको, डोरेमोन और किसको, निंजा हथौड़ी को। तो इसका आधार कुछ ना कुछ तो होगा। अब चर्चा करते हैं इसका आधार क्या होगा, डोरेमोन और निंजा हथौड़ी को प्रवेश ना देने का। तो वो क्या हो गए भैया, गत वर्ष के परीक्षा परिणाम में क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, अर्थात डोरेमोन और निंजा हथौड़ी को दुर्ग का क्या हो गया, हवा लग गया, और पिछले साल के परीक्षा में क्या हो गए, फेल हो गए। तो इनके साथ क्या हो गया, मोयो मोयो, अब चले गए बेटा डोरेमोन गांव आएंगे, किधर आएंगे, हवा नगरी के लिए, ठीक है, मेरे पड़ोसी हैं डोरेमोन लोग, ठीक है। तो क्या होगा, गत वर्ष के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर क्या होगा कि उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्या नहीं दी जाएगी, प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर क्या हो रहा है, ये डोरेमोन और क्या है, निंजा हथौड़ी है। तो शाला अर्थात छात्रावास में 75% अनुपस्थित हो, तो कोई भी छात्र विगत वर्षों में क्या है 75% से अनुपस्थित होते हैं, तो उन्हें क्या नहीं दिया जाएगा, प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो क्या होता है, गत वर्ष में प्रवेशित छात्रों को निम्न आधार पर क्या नहीं दिया जाएगा, आज्ञा प्रदान नहीं प्राप्त नहीं हो सकता। तो उसका अगला आधार क्या है, शाला एवं छात्रावास में 75% अनुपस्थित होने पर भी क्या नहीं दिया जाएगा, उन्हें प्रवेश प्रदान नहीं किया जाएगा। और अगला आधार क्या हो जाता है, जैसे डोरेमोन है और क्या थे, निंजा हथौड़ी थे, इनका आचरण क्या नहीं था, उत्तम नहीं था, तो इनको क्या नहीं दिया जाएगा, प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। और एक अन्य कंडीशन होता है, अन्य स्थिति में क्या होता है, अन्य किसी कारण से जिला के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास उचित समझे तब भी क्या नहीं दिया जाता, आज्ञा प्राप्त नहीं होता, क्या नहीं होता, आज्ञा प्राप्त नहीं होता। तो ये चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं, अब चर्चा को फिर चर्चा करते हैं। यहां पर क्या हो जाता है, अब विशेष परिस्थिति पर चर्चा करते हैं। क्या हो जाता है, विशेष परिस्थिति में। तो विशेष परिस्थिति में जो छात्र के नियंत्रण के बाहर है, किसके नियंत्रण के बाहर है, छात्र के नियंत्रण के बाहर है। अब छात्र भैया क्या बोलेगा कि मैं जबरदस्ती का क्या हो जाऊं, बीमार हो जाऊं क्या, तो छात्र के नियंत्रण में है क्या, नहीं है। तो क्या मान लीजिएगा छात्र क्या हो गया, अस्वस्थ हो गया, और क्या आ गया, पारिवारिक संकट आ गया। मान लीजिएगा किसी कारण से पारिवारिक संकट आ गया, जिसमें कैसे हो सकता है, स्वयं के माता या पिता का अस्वस्थता हो सकता है, क्या हो सकता है, स्वयं के माता पिता का अस्वस्थता हो सकता है, या किसी दादा दादी को परलोक बाहर जाना हो सकता है, आदि कारण से क्या आता है, पारिवारिक संकट आता है। तो उन कारणों से क्या होता है, परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, परीक्षा में शामिल नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में छात्रावास में पुनः प्रवेश हेतु क्या किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है। तो विशेष परिस्थिति क्या होता है, जो छात्र के नियंत्रण से बाहर है, अर्थात वह स्वस्थ हो गया, अस्वस्थ हो गया, पारिवारिक संकट आ गया, और इन कारणों से छात्रावास में क्या नहीं हो सका, अर्थात परीक्षा में क्या नहीं हो सका, शामिल नहीं हो सका। तो छात्रावास में उन्हें पुनः प्रवेश हेतु विचार किया जा सकता है। ऐसे परिस्थिति में विचार किया जा सकता है, आगे के परिस्थिति में तो विचार करने का सवाल ही नहीं बनता, वो मोयो मोय है, ठीक है। तो विशेष परिस्थितियों में भी चर्चा कर लिए, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब छात्रों का निष्कासन पर चर्चा करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको समझाता हूं, छात्रों के निष्कासन पर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो भाई छात्रावास से निष्कासन का अधिकार किसको होगा, तो छात्रावास से निष्कासन करने का अधिकार किसका होगा, मात्र छात्रावास समिति या जिला अध्यक्ष को होता है। किसका, छात्रावास समिति और जिला अध्यक्ष का। एकदम क्वेश्चन पूछ दिया, छात्रावास से निष्कासन करने का अधिकार किसका होता है, नहीं पढ़े रहोगे तो अधीक्षक को मार खाते, अब अधीक्षक को नहीं मार खाना है ना, किसका होता है, छात्रावास समिति और जिला अध्यक्ष का होता है। क्लियर हो जाएगा। अब चर्चा को जानते हैं, किन कारणों से छात्रों को क्या किया जाएगा, निष्कासित किया जाएगा। अब इस कारणों को जानने का प्रयास करते हैं, किन कारणों से छात्र को छात्रावास से भगाया जाएगा। निष्कासन का मतलब जा भैया तू अब घर जाकर के, है ना। पहला कारण क्या है, छात्रावास में अंतकालीन क्या है, अंतकालीन प्रवेश के पश्चात 1 माह के भीतर शैक्षणिक संस्था में प्रविष्ट नहीं हो गया हो। अर्थात क्या होता है, कोई छात्र, इसको मैं समझाता हूं ना, कोई छात्र क्या हो रहा है, अंतकालीन प्रवेश लिया है। कैसा लिया है, अंतकालीन, अर्थात कि वो बोला कि मोर कॉलेज में अभी वेटिंग में चला थे, कई के छात्रावास को अधीक्षक को बताया कि भाई अभी मैं क्या है, कॉलेज में क्या है, वेटिंग लिस्ट चल रहा है गुरुजी, थोड़ा दिन बाद वेटिंग क्लियर हुई, लेकिन ओकर बाद भी का हुई 1 महीना का समय हो गए, तब बोले भैया निपूर्वक का नहीं हो पाते, एडमिशन नहीं हो पाई, तो उसको क्या किया जाएगा, संस्था में क्या नहीं जाएगा, प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अर्थात क्या होता है, छात्रावास में अंतकालीन प्रवेश के पश्चात 1 माह के भीतर में किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रविष्ट नहीं हो गया
तो उसे क्या नहीं दिया जाएगा, छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सामान्य भाषा में समझ पाए कि कोई छात्र है जो कॉलेज में प्रवेश के लिए गया है और बोला है कि मेरा वेटिंग है और 1 महीना के अंतर्गत भी उसका वेटिंग क्लियर नहीं हो रहा है, तो तू भैया छात्रावास में प्रवेश के लिए काबिल नहीं है। समझ पाए। उसके बाद क्या होता है, जांच के पश्चात, अगर भैया कोई छात्र है वो जांच के पश्चात, किसके पश्चात, जांच के पश्चात पाया गया कि छात्र द्वारा, किसके द्वारा, छात्र द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का गलत जानकारी प्रस्तुत किया है। अब कोई छात्र है भैया, समझिएगा, ये एक तो छात्र है डोरेमोन है, ठीक है, मान लीजिएगा डोरेमोन और निंजा हथौड़ी है। अब निंजा हथौड़ी ने क्या किया, तिगड़मबाजी किया है। कैसे बाजी किया है, तिगड़मबाजी, मेरे भाषा में समझिएगा, ये तिगड़मबाजी किया। अपन का गुरु इस हॉस्टल में क्या लेना है, प्रवेश लेना है, तो प्रवेश लेने के लिए क्या कैटेगरी है करके समझे। इन लोग बोले कि हम लोग प्रस्तुत कर देते हैं यार एसटी एससी का, क्या कर देते हैं, जाति प्रमाण प्रस्तुत कर देते हैं कि हम लोग एसटी एससी है करके। और बाद में पता चल गया, छापा पड़ो मारो अभियान हुआ, अधीक्षक ने इसका क्या किया, पूरे दस्तावेज को मिलाया, तो बाद में जानकारी प्राप्त होता है कि वो अनुसूचित जाति और जनजाति का क्या किया है, गलत जानकारी प्रस्तुत किया है। तो उन छात्रों का निष्कासन किया जा सकता है। और प्रवेश के समय फर्जी दस्तावेज, तो ये दोनों ने प्रवेश के समय क्या किया है, फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किया है, तो भैया तुम इस हॉस्टल में रहने के लायक नहीं हो, आपका क्या होगा, निष्कासन होगा। क्लियर कट, समझ पाए। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तो चर्चा को अब देखते हैं अगला, किस कारण से निष्कासन होगा। तो निष्कासन का कारण अगला क्या होता है, छात्रावास में अनुपस्थित रहना। अर्थात कोई भी छात्रावास में छात्र क्या लिया है, प्रवेश लिया है, तो वो छात्रशाला और छात्रावास में क्या होता है, नियमित रूप से नहीं आ रहा है, तो भैया तू घर ही में रहा करके बोल सकते हैं। तो उस छात्रों का क्या किया जा सकता है, निष्कासन किया जाता है। एकदम आसान भाषा में समझिएगा मेरे तरीके से, ठीक। फिर चौथा समझते हैं, ये थोड़ा सा सर्दी मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, विचलित कर दिया है, मैं बोल रहा हूं कि आवाज लिकर रहे हैं नहीं लिकर रहे ये भी पता नहीं है थोड़ा सा। चलो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चौथा में क्या होता है, छात्रावास के लिए अन्य छात्रों पर प्रभाव क्या होता है, कोई छात्र है उसका अन्य छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे किसी छात्र के द्वारा हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है या आपत्तिजनक बात कर रहा है। कोई छात्र है जिसका अन्य छात्रों पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है, हानिकारक, अनुशासनात्मक और क्या हो रहा है, आपत्तिजनक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे दूसरे छात्र को क्या हो रही है, परेशानी हो रही है, तो वैसे छात्रों को भी क्या किया जाता है, छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है। तो चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर देखते हैं अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करते हैं, अगले पॉइंट पर। तो छात्रावास में संचालित, कौन सा, छात्रावास में संचालित सामूहिक मेस में, किसमें, सामूहिक मेस में शामिल नहीं होना। अगर कोई भी छात्र है वो बोल दिया मेरे सामूहिक मेस में खाने का मन नहीं करता, अर्थात वो सामूहिक मेस में शामिल नहीं हो रहा है, तो उसे भी छात्रावास से क्या किया जाएगा, निष्कासित किया जाएगा। अथवा शामिल होते रहते हुए मैं पैसा नहीं दूंगा, कही क्या कह दिया, मैं मेस का पैसा नहीं दूंगा बिड़ू, अपन तो ऐसी खाएगा, तो फोकट में तो नहीं खिलाएंगे, तो इनका भी क्या हो जाएगा बताइएगा, छात्रावास से निष्कासन किया जाएगा। अर्थात छात्रावास में संचालित सामूहिक मेस में शामिल ना होना, अर्थात शामिल होते हुए भी क्या नहीं देना, मेस आपूर्ति का फीस नहीं पटाने पर भी छात्र को क्या किया जाएगा, छात्रावास से निष्कासन किया जाएगा। अब देखते हैं अगले चित्र को, देखिएगा और बहुत आसानी से समझ पाइएगा, ठीक है। तो अगला चित्र में देखिएगा, ये कोई छात्रावास का था, देखा मैं बहुत खोजा हूं, ठीक है। छात्रावास में क्या लिखा हूं, बीड़ी सिगरेट आदि वाला इमेज दिखाइए करके गूगल को बोला, तो गूगल ने इमेज दिखाया, तो ये इमेज है, देखिएगा। इस छात्रावास के अंतर्गत कोई भी छात्रावास, छात्र और कोई भी छात्र, ये देखिएगा क्या है, दाने दाने में केसर कदम खाता है सिंघम, और आगे को मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, सिंघम खाता है करके। तो कोई भी छात्र छात्रावास के अंतर्गत धूम्रपान, शराब सेवन, गुटखा आदि का क्या करता है, उपयोग किए जाने पर, तो छात्र को छात्रावास से क्या किया जाएगा, निष्कासित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, निष्कासित किया जाएगा। अब अगला महत्वपूर्ण तथ्य को चर्चा करते हैं। संस्था में निवासरत छात्र छात्राओं द्वारा, किसके द्वारा, छात्र छात्राओं द्वारा अपने कमरे के दीवारों में, किसमें, अपने कमरों की दीवारों में अश्लील चित्रों का प्रदर्शन करना। अर्थात आप छात्र छात्राएं हैं, तो इस प्रकार के रणवीर सिंह का ये जो कोई सा नेकी का दीवार वाला फोटो को आप अपने छात्रावास के अंतर्गत लगाओगे तो आपको निष्कासन किया जाएगा। अर्थात आप छात्रावास के अंतर्गत अश्लील चित्रों का कोई भी छात्र क्या करता है, प्रदर्शन करते हुए पाया जाता है, अर्थात उसकी दीवार पर कोई भी अश्लील चित्र दिखता है, तो वो भैया घर जा छात्रावास से, तो उसका निष्कासन तय है। और उसके बाद क्या होता है, असामाजिक व्यवहारों के लिए, किसके लिए, असामाजिक व्यवहारों के लिए भी छात्रावास से उसे निष्कासन किया जा सकता है, ठीक है। अब अगला कारण देखते हैं, क्या देखते हैं, अगले कारण पर चर्चा करते हैं कि किन कारणों से छात्रावास से निष्कासन किया जा सकता है। तो छात्रावास में निवास के दौरान, किसके दौरान, छात्रावास में निवास के दौरान विभाग द्वारा वितरित व्यक्तिगत सामग्री,
तो भाई छात्रावास में निवास करते हैं, तो छात्रावास में निवास करते हैं तो क्या होता है, किसी भी छात्र को क्या किया जाता है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए क्या दिया जाता है, पलंग दिया जाता है, गद्दा दिया जाता है, थाली दिया जाता है, कंबल दिया जाता है। अर्थात परिषद में क्या होता है, सामूहिक उपयोग की सामग्री होती है। तो इनको कोई भी छात्र क्या करता है, क्षति, दुरुपयोग और चोरी करता है, तो इस संबंध में क्या होता है, कोई शिकायत आता है और शिकायत क्या हो जाता है, सही पाया जाता है, तो उस छात्र को क्या कर दिया जाता है, संस्था से निकाला जा सकता है। अर्थात छात्रावास में निवासरत दौरान विभाग द्वारा वितरित व्यक्तिगत सामग्री अर्थात पलंग, गद्दा, कंबल आदि का क्षति, दुरुपयोग और चोरी करता है, तो इसका शिकायत होता है, तो संबंधित शिकायत सही पाए जाने पर उसे क्या किया जा सकता है, छात्रावास से निकाला जा सकता है। तो ये चित्र में देखिएगा, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय हो गया वाला कहानी है। ठीक है, तो चित्र अच्छा दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, हाँ ठीक दिख रहा है। चलते हैं अगले ओर। ठीक है, अब क्या चर्चा करते हैं, शिष्य वृत्ति पर चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करते हैं, शिष्य वृत्ति पर। तो शिष्य वृत्ति क्या होता है, अब मैं सरल भाषा में पहले समझाता हूं। शिष्य वृत्ति क्या होता है, जो छात्र छात्राओं को क्या प्राप्त होता है, पैसा प्राप्त होता है, छात्रवृत्ति प्राप्त होता है, भोजन भत्ता प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, शिष्य वृत्ति कहते हैं। तो क्या होता है, छात्रवासी दर पर, किस पर, छात्रवासी दर पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। किस पर, छात्रवासी दर पर ही छात्रवृत्ति का क्या किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए निम्न पात्रता होगी। क्या होगी, जिसके लिए निम्न पात्रता होगी। तो चर्चा करते हैं पहले पात्रता पर। यहां पर लिखा गया है प्री मैट्रिक स्तर के, किसके, प्री मैट्रिक स्तर के छात्रावास आश्रम में प्रवेशित सभी वर्ग के, अर्थात प्री मैट्रिक स्तर के छात्रावास और आश्रम में, कहा, आश्रम में प्रवेशित सभी वर्ग के समस्त छात्रों को, किसको, समस्त छात्रों को शासन समय समय पर निर्धारित दर से, कितने माह के लिए, 10 माह के लिए, इसको याद रखना है, एकदम कंठस्थ डालिएगा सॉरी, 10 माह के लिए शिष्यवृत्ति प्रदान करेगा। कितने माह के लिए प्रदान करेगा, 10 माह के लिए शिष्यवृत्ति प्रदान करेगा। किसमें, प्री मैट्रिक स्तर के छात्रावास और आश्रम में प्रवेशित सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शासन समय समय पर निर्धारित दर से 10 माह के लिए शिष्यवृत्ति प्रदान करेगा। तो क्लियर हुआ, कितने के लिए, 10 माह के लिए। अब उसके पास क्या है, नोट डाल के रखा हूं, क्या डाला हूं, नोट डाला हूं कि मान लीजिएगा, क्या है, समझना है, यहां कर्मचारी का कोई पुत्र पुत्री छात्रावास में क्या है, निवासरत है, उसे शिष्यवृत्ति का भुगतान केवल किन कंडीशन में होगा, कि वो अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग के छात्र को ही होगा। अर्थात मैं समझाता हूं इसको, कोई क्या है बताइएगा, ये कोई सरकारी कर्मचारी है और सरकारी कर्मचारी का लड़का कहां पढ़ रहा है, छात्रावास में क्या कर रहा है, निवास कर रहा है। तो कर्मचारी की पुत्र पुत्री छात्रावास में शिष्टाचार के लिए केवल पात्र कौन होंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रों को ही क्या प्राप्त होगा, शिष्यवृत्ति प्राप्त होगा। किसके, कर्मचारी के पुत्रों को। क्लियर रहेगा। अब आगे चर्चा को करते हैं। यहां पर क्या किया गया है, थोड़ा सा लिखा गया हूं, मैं लिख दिया हूं, उसको चर्चा करता हूं। पोस्ट मैट्रिक, कहा, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के लिए प्रवेशित विद्यार्थियों को, किसको, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में प्रवेशित विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, किसके, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रवृत्ति की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अर्थात पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों के लिए प्रावधान है कि जो भी पोस्ट मैट्रिक की नियमावली है और पाठ्यक्रम है, उनके अनुसार से क्या की जाएगी, छात्रवृत्ति क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त क्या है, जो छात्र छात्रावास में क्या है, प्रवेशित है एवं उसे क्या होते हैं, मेस में शामिल होते हैं, तो उन विद्यार्थियों को भोजन सहायता योजना में भी क्या होगी, पात्रता होगी। अर्थात जो छात्र क्या है, पोस्ट मैट्रिक के हैं, वो क्या है, हमारे किसमें ले लिए हैं, छात्रावासों में प्रवेश ले लिए हैं, तो उन्हें क्या किया जाएगा, मेस में शामिल होने के लिए भोजन सहायता राशि भी क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। क्लियर रहेगा। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, अब चर्चा को आगे करते हैं। अब क्या हो गया भैया, आप लोगों को क्या मिला है, समझिएगा, मेस के लिए क्या मिला था, पूरा खर्चा करने के लिए क्या मिला, शिष्यवृत्ति मिला। क्या मिला, शिष्यवृत्ति। शिष्यवृत्ति को आप किसमें खर्चा किए, मेस में खर्चा कर लिए। किसमें खर्चा कर लिए, मेस में। सॉरी, एक और पॉइंट रहा होगा, ठीक है, इसको मैं समझाता हूं। अब यहां पर क्या होता है, देव शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति का मुख्य रूप से उपयोग, किसका, देव शिष्यवृत्ति और छात्रवृत्ति का मुख्य रूप से प्रयोग किसमें किया जाएगा, सामूहिक मेस के पूर्ति में किया जाएगा। किसमें, सामूहिक मेस के पूर्ति में किया जाएगा। जो भी शिष्यवृत्ति प्राप्त होगा उसका सबसे पहले खर्चा किसमें किया जाएगा, सामूहिक मेस के पूर्ति में किया जाएगा। अब सामूहिक मेस है,
सामूहिक मेस के बाद भी क्या हो गया बताइएगा, आपके पास पैसा बच गया। मान लीजिएगा सरकार ने आपको 1000 दिया, 1000 के बाद भी कितना बच गया आपके पास, 300 रुपए। सामूहिक मेस में कितना दिए, 700 रुपए। 700 रुपए के बाद आपके पास कितना बच गया, 300 रुपया बच गया। तो 300 रुपया में आप क्या होगा, बचत राशि में साबुन लेंगे, ऐसा प्रावधान है, साबुन लेंगे, नारियल तेल लेंगे, नारियल तेल के बाद क्या लेंगे, ये पेन कॉपी लेंगे, और पेन कॉपी के साथ हमारे छात्राएं, ठीक है, होनहार छात्राएं, ये समझ गए, सौंदर्य प्रधान भी ले सकते हैं। और लड़कियों के लिए एक खास बात है, वो बचत पैसे से क्या खा सकते हैं, मोमोज खा सकते हैं, जैसे ये चित्र में दिख रहा है। तो ये क्या होगा, मेस फीस के उपरांत जो भी पैसा बचेगा उसे क्या किया जा सकता है, व्यक्तिगत खर्चों में किया जाएगा। बुरा मत मानिएगा, ये चित्र आपको समझाने के लिए है, ठीक है। मेरी किसी भी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, समझिएगा, ये समझाने के लिए। तो जो भी पैसा बचा, तो मैं भाई जैसे जॉनसन बेबी में नहाता हूं तो मैं जॉनसन बेबी लगा दिया, तेल लगा दिया, ठीक है। इधर क्या ले लिया, पेन वेन कॉपी देता, और समझिएगा जो लड़कियां हैं वो थोड़ा सा मेकअप वेकअप का सामान ले लेती, और ज्यादा बचा खुचा पैसा है तो इसमें गोभी भजिया खा लेती, अर्थात मोमोज खा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो भी क्या होता है मेस के उपरांत बचत राशि है, उनसे क्या किया जाएगा, व्यक्तिगत सामग्री पर क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मेस फीस कहां जमा किया जाएगा। तो अगला प्रश्न आपसे पूछेगा, मेस फीस कहां जमा किया जाएगा। तो मेस फीस क्या होगा, छात्र सहित अधीक्षक, किसके साथ बोल रहा हूं, छात्र सहित अधीक्षक अथवा मेस संचालन समिति के अधिकृत पदाधिकारी के पास प्रति माह अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, छात्र के साथ अधीक्षक एवं मेस संचालन समिति के लिए अधिकृत पदाधिकारी के पास प्रति माह जमा किया जाएगा। कैसे, प्रति माह जमा किया जाएगा। और महीना में नहीं जमा करोगे, शुरू में सुन चुके हो कि आप ज्यादा दिन नहीं, बीच में वीडियो रोकना पड़ा, थोड़ा सा खांसी बहुत तेज आ रहा है। तो अब चर्चा करते हैं अन्य सुविधाओं पर। किस पर, अन्य सुविधाओं पर। तो छात्रावास के अंतर्गत प्रवेशित छात्र छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा के साथ क्या प्रदान किया जाएगा, पलंग, गद्दा, चादर, कंबल, मच्छरदानी, तकिया, गिलास सब प्रदान किया जाएगा। क्या किया जाएगा, निःशुल्क प्रदान किया जाता है, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो प्रवेशित छात्र छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा के साथ पलंग, गद्दर, चादर, कंबल आदि क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। लेकिन यहां पर मैं क्या डाला हूं, नोट डाला हूं, किंतु आगमन भत्ता का लाभ लेने वाले, किसका, आगमन भत्ता का लाभ लेने वाले पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के विद्यार्थियों को केवल क्या किया जाएगा, पलंग प्रदान किया जाएगा। अर्थात पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के विद्यार्थी जो आगमन भत्ता लेते हैं, आने जाने के लिए जो भत्ता लेते हैं, उन्हें क्या प्रदान किया जाएगा, केवल पलंग प्रदान किया जाएगा, ना कि चादर, कंबल, मच्छरदानी, तकिया प्रदान किया जाएगा। अब यहां पर एक लेकिन लिखा हूं, तो लेकिन का मतलब क्या होता है, सत्रवास के बाद, किसके, सत्रवासन के बाद उपरोक्त सामग्री को सही हालत में वापस करना होगा। जो छात्र छात्राओं को बर्तन, थाली, लोटा, गिलास, मच्छरदानी दिया गया है, जैसे ही सत्र समाप्त होगा उपरोक्त सामग्री को सही हालत में क्या करना होता है, वापस करना होता है। अब चर्चा को करते हैं आगे। यहां पर मैं डाला हूं नोट, उपरोक्त सुविधा, अर्थात कौन सी उपरोक्त सुविधा, जो चद्दर, बर्तन, ठीक है, पलंग है, मच्छरदानी है, ये सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए, प्राप्त करने के लिए स्नातक, किसको, स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र स्तर के छात्रों को, अर्थात जो पलंग मिल रहा है, मच्छरदानी मिल रहा है, बर्तन मिल रहा है, अन्य सुविधाएं मिल रहा है, उसे प्राप्त करने के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर के स्तर के छात्रों को 1000 रुपए का कासल मनी, कितने रुपए का, 1000 रुपए का कासल मनी अधीक्षक के पास जमा करना होगा। जो सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उन्हें 1000 रुपए का कासल मनी किसके पास जमा करना होगा, अधीक्षक के पास। और अधीक्षक यह राशि छात्रावास छोड़ते समय किसको, छात्रों को नगद भुगतान करेगा। क्लियर, समझ पाए। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब चर्चा में करते हैं छात्रावास को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, किसको, छात्रावास को प्रदान सुविधाएं। अब ये सुविधाएं कौन प्रदान करेगा, विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा। विभाग का नाम बताने की जरूरत नहीं है, शुरू में मैं बता दिया हूं। तो छात्रावास को सुविधाएं कौन प्रदान करेगी, व्यवस्था कौन करेगा, विभाग करेगा। तो चर्चा करते हैं, जैसे मेस संचालन हेतु, किसके हेतु, मेस संचालन हेतु क्या होता है, भोजन बनाने के बर्तन प्रदान किए जाते हैं, खाद्य सामग्री के भंडारण के लिए क्या किए जाते हैं, पात्र प्रदान किए जाते हैं, निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं, किसके द्वारा, विभाग द्वारा। वैसी छात्रावास भवन में प्रकाश, विद्युत, सोलर उपकरण और लालटेन आदि का व्यवस्था करने का दायित्व भी किसका होता है, विभाग का होता है। कौन करेगा, विभाग करेगा। वैसे ही आपको याद रखना है, परिसर में पेयजल अर्थात नल और हैंडकूप की निःशुल्क व्यवस्था किसके द्वारा की जाएगी, विभाग द्वारा की जाएगी। उसके बाद आपको याद रखना है प्रवेशित विद्यार्थियों को, किसको, प्रवेशित विद्यार्थी, अर्थात जो आपके छात्रावास में क्या लिए हैं, छात्र
प्रवेश लिए हैं उसे क्रीड़ा सामग्री के, कौन सा, क्रीड़ा सामग्री का व्यवस्था अर्थात खेलकूद की सामग्री का व्यवस्था कौन करेगा, विभाग द्वारा किया जाएगा। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विद्यार्थियों की संख्या और लिंग और आयु के अनुसार, किसके अनुसार, छात्रावास में विद्यार्थी की संख्या और लिंग और आयु के अनुसार दैनिक और मासिक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, विभाग के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार की सुविधाएं भी क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। अब चर्चा करते हैं स्वस्थ तन स्वस्थ जन योजना के अंतर्गत क्या होता है। स्वस्थ जन योजना के अंतर्गत चयनित छात्रावास में प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रति माह निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। अर्थात जो भी छात्रावास में छात्र छात्राएं रहते हैं उन्हें क्या कराया जाएगा, प्रति माह निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा। क्लियर होगा। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब सामान्य विधियों पर चर्चा करते हैं। तो सामान्य विधियों के अंतर्गत छात्र के लिए 10 दिन की आकस्मिक अवकाश, कितने दिन के लिए, छात्रों के लिए 10 दिन की आकस्मिक अवकाश एवं 30 दिन की आश्वस्त अवकाश स्वीकृत होगी। कितने दिन की, 30 दिन की आश्वस्तता अवकाश क्या होगी, स्वीकृत होगी। अर्थात छात्रों के लिए कितना आकस्मिक अवकाश कितने दिन के लिए मिल सकता है, 10 दिन के लिए, और स्वास्थ्य में अवकाश प्राप्त करने के लिए कितने दिन की स्वीकृत होगी अवकाश, 30 दिनों की अवकाश क्या होगी, स्वीकृत होगी। तो सामान्य आकस्मिक अवकाश कितनी है, 10 दिन के लिए, स्वास्थ्य अवकाश कितनी है, 30 दिन के लिए, आपको याद रखना है। अब विशेष परिस्थितियों में, किस परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में जिला अध्यक्ष द्वारा अधिक अनुपस्थिति भी क्या किया जाएगा, क्षमा किया जाएगा। जैसे विशेष परिस्थितियों का मतलब हो गया, छात्र एकदम गंभीर रूप से क्या हो गया, बीमार हो गया। मान लीजिएगा कोई छात्र कहीं जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, गंभीर रूप से 1-2 महीना से क्या नहीं हो पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, तो विशेष परिस्थितियों में जिला अध्यक्ष द्वारा क्या हो जाएगा, अधिक अनुपस्थिति को क्या किया जाएगा, क्षमा किया जाएगा। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, शासकीय अवकाशों के दिनों में भी शिष्यवृत्ति पाने की योग्यता होगी। अर्थात जो शासकीय अवकाश चल रहा है, क्या चल रहा है, शासकीय अवकाश, छुट्टी है, जैसे तीजा है, पोला है, उसमें छुट्टी है, उस दिनों में भी क्या होगा, शिष्यवृत्ति पाने की योग्यता होगी। ठीक है। अब यहां पर आप बोलोगे गुरुजी आपने एक पॉइंट छोड़ दिया, तो इसको भी मैं चर्चा कर देता हूं। क्या है, आश्रम एवं छात्रावास में प्रदान की जाने वाली सामग्री की बदलाव की अवधि। ठीक है। अर्थात जो छात्रावास और आश्रम के अंतर्गत सामग्री प्रदान की जाएगी उसकी बदलाव की अवधि कितनी होगी। चादर और तकिया कवर 1 वर्ष में बदला जाएगा, तकिया और कंबल 3 वर्ष में बदला जाएगा। कितने वर्ष में, तकिया और कंबल को 3 वर्ष में बदला जाएगा। वैसे आप याद रखिएगा गद्दे को कितने वर्ष में बदला जाएगा, 5 वर्षों में। थाली गिलास कटोरी 5 वर्षों में क्या किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा। पलंग लोहा लकड़ी का तखत और कुर्सी मेज कितने वर्षों में बदलाव किया जाएगा, 7 वर्ष में। दाल पात्र लोटा बाल्टी तावा परात कढ़ाई कितने वर्षों में बदला जाएगा, 7 वर्षों में। अर्थात क्या दिया गया है, छात्रावास को प्रदान की जाने वाली सामग्री के बदलाव की अवधि कितनी कितनी होगी, आप देख लीजिएगा। मुश्किल है इस प्रकार के प्रश्न बनने, लेकिन हमारे महोदय की किताब में है, तो फिर आप बोलेंगे सर आपने इसको नहीं पढ़ाया, तो मैंने पढ़ाया है। ठीक है। तो चर्चा को समाप्त करते हैं। अब हमने किन सोर्सों से, आपके मन में आता होगा कि किन सोर्सेस से सर आप पढ़ा रहे हैं, तो मैं एकदम प्रत्यक्षवादी आदमी हूं। तो ये छात्रावास अधीक्षकों के लिए क्या होता है, संदर्भित पठन सामग्री होता है, इसका मैं सारांश लिया हूं। और एक होता है अधिनियम होता है, छात्रावास क्या होता है, नियम होता है, उसके मैं प्रतिलिपियों से आपको मैं पूरे तरीके से क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो ये हमारा छात्रावास प्रबंधन टॉपिक क्या होता है, समाप्त होता है। क्या होता है, प्रबंधन टॉपिक क्या होता है, समाप्त होता है। और आपके लिए एक प्रश्न होगा, तो आपको इसको आंसर देना है, छात्रावास या आश्रम, छात्रावास या आश्रम के कितने स्तर होते हैं, कितने स्तर हैं करके आपको आंसर देना है। 3 है, 4 है, इसको आंसर देना है और बताना है कौन कौन से स्तर होते हैं। इसको आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है। अगर नहीं बनाएंगे तो मैं उसको क्या कर दूंगा, कम्युनिटी टैग में डाल दूंगा। ठीक है। बनाकर मैं कम्युनिटी टैग में डाल दूंगा। तो आपको याद बताना है, छात्रावास आश्रम के स्तर बताने हैं, कितने बताने हैं, स्तर बताने हैं, 3 है कि 4 है, आपको बताना है। तो ये हमारा छात्रावास प्रबंधन टॉपिक क्या होता है, पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है। यहाँ पर कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे बाल मन क्या होता है, बाल मन बचा हुआ है। योग को तो मैंने पूरे तरीके से क्या कर लिया है, कंप्लीट करवा दिया है। तो बाल मन का मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, चाहे तो पढ़ सकते हैं, वहां पर कुछ खास बात नहीं है। और क्या होता है, अगला टॉपिक मैं चर्चा करूंगा कहां पर, जो अपना होता है पास्को एक्ट है, इसको मैं सब एक्ट और नियमों को, जो बच्चों से संबंधित क्या है अधिनियम है, उसको एक वीडियो में संक्षिप्त रूप से 10 से 15 मिनट का वीडियो बना दूंगा। जितने सारे अधिनियम है उसके सारांश को निकालकर मैं एक जगह क्या कर दूंगा, प्रस्तुत कर दूंगा। तो छात्रावास प्रबंधन टॉपिक आपका क्या होता है, समाप्त होता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हाँ, और एक सूचना है, इसका पीडीएफ आपको तुरंत मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा टेलीग्राम चैनल में मैं क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। आप निश्चिंत रहिएगा।